नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नंदन पांडे दी माउंट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या किया, गांधी जी के बारे में डिस्कस कर रहा था। मैं जब गांधी जी के बारे में डिस्कस कर रहा था तो मैंने ये बोला कि गांधी दक्षिण अफ्रीका गए, और गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद क्या हुआ कि गांधी वहाँ फर्स्ट उनको केप टाउन से जोहानिसबर्ग, ये दो शहर है अफ्रीका में, केप टाउन एक है और दूसरा जोहानिसबर्ग, जैसे भारत में दिल्ली और बॉम्बे। तो केप टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के दौरान तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट बुक कराया था। तो जब फर्स्ट क्लास ट्रेन का टिकट बुक कराया ना, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि ये फर्स्ट क्लास ट्रेन में जैसे वो बैठे तो टीटी आया, टीटी चेक किया तो बोला कि यार ये तो फर्स्ट क्लास ट्रेन है, और ये फर्स्ट क्लास ट्रेन सिर्फ गोरे लोगों के लिए रिजर्व होती हैं, आप इसमें शामिल मत होइए और आपको थर्ड क्लास ट्रेन में आपको जाना पड़ेगा। इस बात को लेकर क्या हुआ, उन लोगों में टीटी और गांधी में बहस हो गई। और गांधी को क्या किया, एक स्टेशन है पीटर मत्स्वर्ग, ध्यान रखना, पीटर मत्स्वर्ग नामक स्टेशन पे गांधी को क्या किया, उतार दिया। और गांधी को जैसे ही उतारा ना, गांधी को ये बात बहुत बुरी लग गई और गांधी ने क्या किया, वहां से गांधी को गांधी बना दिया। गांधी ने इसका विरोध करने का निश्चय किया। तो गांधी जी ना एक व्यक्ति हैं, तो आप सोचो ना, कभी दिमाग में जोर डालिएगा कि गांधी जी को सपने तो आए नहीं थे कि गांधी चलो धरना प्रदर्शन करेंगे, अहिंसा करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, ना, उनको सपने नहीं आए थे। उन्होंने क्या किया, एक काम किया। क्या? गांधी जी ने, एक अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान थे, ये क्वेश्चन सीडीएस में और एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है, उनका नाम था हेनरी डेविड थोरो। हेनरी डेविड थोरो, इनकी किताब थी। इस किताब को पढ़कर गांधी जी को, यही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी को, इनकी किताब पढ़कर गांधी को सत्याग्रह क्या कर रहा होता है, अहिंसा क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया, इनकी किताब पढ़ा। ये अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान थे। और गांधी जी है ना, एक व्यक्ति, उनका नाम है लियो टॉलस्टॉय। ये जो है ना, मैंने लिखा है, इनका नाम था लियो टॉलस्टॉय। ये मूलतः रूस के रहने वाले हैं, रूस के एक बहुत बड़े लेखक हैं। और इनकी एक किताब है, किताब का नाम भी लिख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस किताब का नाम है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। और ये युद्ध के बहुत बड़े विरोधी माने जाते हैं, ठीक ना, बहुत एंटी वॉर इनको माना जाता है, युद्ध के बहुत बड़े विरोधी, लियो टॉलस्टॉय। इनकी किताब था वॉर एंड पीस। इस किताब में क्या हुआ, इस किताब बहुत फेमस बुक मानी जाती है। तो गांधी जी ने अपनी जो एक्सपीरियंस है, गांधी ने लियो टॉलस्टॉय को भेजा, बोला कि सर देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो लियो टॉलस्टॉय ने उनको सुझाव दिया कि अब आप क्या करें, अब इस चीज़ का आप विरोध करें शांति के साथ, और इसको आप क्या करें, एक विषय बना लीजिए। तो स्टूडेंट्स, गांधी ने अफ्रीका में क्या किया, जो वहाँ पे बातें करी, उन सब चीज़ों पे हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम डायरेक्टली आते हैं भारत। वहाँ पे वो सक्सेस हो गए, बहुत सक्सेस हो गए। गांधी जी की सारी बातें मान ली गई जो उनकी भारत में मान ली गई। अब एक घटना घटी। घटना क्या, मैं यहां पे उसको लिख रहा हूं, मैं, ठीक ना, यहां पे मैं आपको लिख रहा हूं। मैं 9 जनवरी 1915 को गांधी अफ्रीका से भारत आए। गांधी अफ्रीका से भारत आए, ठीक ना। 9 जनवरी 1915 को गांधी अफ्रीका से भारत आए। तो 2006 से भारत सरकार इसे ना प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाती है।
प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। ये महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तो गांधी जैसे भारत आए, अब भारत आने के बाद क्या हुआ बाबू, 9 जनवरी 1915 को आए। तो आने के बाद सबसे एक महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि गोपाल कृष्ण गोखले, नाम याद है ना आपको, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने गांधी को एक सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया कि गांधी अब ना एक बार आप पूरे ब्रिटिश इंडिया यानी कि वैसे पूरे भारत में घूम के आइए जहां पे अंग्रेजों का शासन है। एक बार पूरा भारत आप घूम लीजिए, ठीक ना, पूरा भारत आप घूम लीजिए। तो गांधी ने क्या किया, गोपाल कृष्ण गोखले और तिलक दोनों की, ध्यान रखना, लेकिन बात हमेशा गोपाल कृष्ण गोखले की आती है। गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह वो मान गए। तो जब गोपाल कृष्ण गोखले की वो सलाह मान गए ना, तो गांधी सबसे पहले क्या किए, पूरा भारत वो घूमने का उन्होंने निर्णय किया। इस घटना को 1 मिनट के लिए यहीं पे हम छोड़ देते हैं। इस घटना को 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दूंगा। अब आते हैं पुनः हम लोग 2 मिनट के लिए चलते हैं बनारस। कहाँ चलते हैं बेटा, बनारस। बनारस जो उत्तर प्रदेश में है। 1915 में क्या हुआ, एनी बेसेंट ने क्या किया, 1915 में एनी बेसेंट ने क्या किया, एक काम किया। क्या, एक काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। लेकिन 1916 में क्या हुआ, 1916 में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी। उनका नाम था पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय। इन्होंने क्या किया, इस काशी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया। BHU आपने सुना होगा, BHU कर दिया। अब क्या हुआ, BHU विश्वविद्यालय आज भी है। इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि यह विश्वविद्यालय खुला, क्योंकि इससे पहले तो विश्वविद्यालय और भी खुले हुए थे। यह विश्वविद्यालय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार यह विश्वविद्यालय भारत के लोगों के द्वारा दिए गए पैसे से बना। क्योंकि ये पंडित जी आदमी हैं, ब्राह्मण आदमी हैं। तो यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह आज भी क्या होता है, आपके घरों में भी पूजा होती है, पूजा पाठ होता है, कोई ब्राह्मण आता है ना, तो आपकी अपनी हैसियत के अनुसार उसको दान दक्षिणा देते हैं। तो पंडित जी को क्या किया गया, आसपास के जो अमीर, धनी, जमींदार, संपन्न वर्ग के व्यक्ति थे, राजा महाराजा टाइप के लोग, उन्होंने क्या किया, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या किया, जमीन और पैसे दान दिए। और उस जमीन और पैसे से क्या किया, एनी बेसेंट का जो काशी विश्वविद्यालय है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कर दिया गया। BHU इसका नाम रखा गया। जब BHU इसका नाम रखा गया, अब पंडित जी ने एक काम और किया। इसी वर्ष उन्होंने एक पार्टी की स्थापना की और उस पार्टी का नाम है हिंदू महासभा। हिंदू महासभा, ये भी ध्यान रखना, ये 2 महत्वपूर्ण चीज है। ये पंडित जी ने ऐसा किया। अब 3 फरवरी 1922 को, माफी चाहता हूं, 3 फरवरी 1916 को पंडित जी BHU का उद्घाटन करवाने के लिए उद्घाटन करवाए। और इस उद्घाटन में बेटा कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, डॉक्टर संपूर्णानंद, तिलक, मतलब बड़े बड़े विद्वान, डॉक्टर
नागेंद्र नाथ जो अयोध्या के थे, डॉक्टर संपूर्णानंद बहुत बड़े विद्वान, इनके नाम से तो एक विश्वविद्यालय भी है वाराणसी में। ये सभी के सभी विद्वान उस उद्घाटन समारोह में आए हुए थे। तो पंडित मदन मोहन मालवीय का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि भाई जिन जिन लोगों ने चंदा दिया, राजा महाराजा जमींदार, उन राजा महाराजा को तो इनवाइट करोगे, हाँ इनवाइट करना पड़ेगा उनको। तो उन राजा महाराजा को भी क्या किया, पंडित जी ने इनवाइट किया। तो जब राजा महाराजा जितने भी थे तो वो सजे सवरे भद्रजन थे। सजे सवरे मतलब क्या हुआ कि भाई राजा आदमी जो है वो थोड़ी ना फटा हुआ कुर्ता में आ जाएगा, तो उसके पास तो मुकुट पहनेगा, बहुत सारे आभूषण पहनेगा, है कि नहीं, जेवर जो होते आभूषण पहनेगा, जूते, वो रथों पे आएगा, घोड़े बग्घियों पे आएगा, सोने के मुकुट होंगे उसके, पैसा वाला आदमी है वो सब। तब क्या हुआ कि भाई जैसे ही वो सभी उपस्थित थे और उनके पैसे से ही बीएचयू की स्थापना की गई। तो इसलिए बीएचयू विश्वविद्यालय जो है बनारसी हिंदू विश्वविद्यालय आज भी भारत के लिए, भारतीय हिंदू धर्म की स्थापना के लिए, हिंदू धर्म पे उसका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती है। अब तो उसको बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया गया बीएचयू को। अब क्या हुआ कि जब गांधी एंटर करते हैं, गांधी को भी इनवाइट किया गया। गांधी को इसलिए नहीं इनवाइट किया गया क्योंकि गांधी को वहां पे कोई जानता नहीं था। गांधी को वहां पे इसलिए नहीं इनवाइट किया गया कि वो महात्मा गांधी हैं। गांधी को इसलिए वहां पे निमंत्रण दिया गया क्योंकि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो सफलतापूर्वक 20 वर्षों तक वहां पे आंदोलन चलाया ना, इसलिए गांधी को वहां पे क्या किया गया, उनको निमंत्रण दिया गया। ठीक ना, गांधी जी को निमंत्रण दिया गया। अब गांधी जी जो हैं जैसे वहां पे पहुंचे, कहां पे, वाराणसी। तो वाराणसी जब पहुंचे उसके बाद क्या होता है, अब इसको यहीं पे रोक देता हूं मैं। अब आ जाते हैं पुनः गांधी जी के जीवन परिचय पे, फिर दोनों को आपस में लिंक करते हुए चलता हूं मैं। गांधी एरा, पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में, और 2002 से अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ मनाना शुरू कर दिया। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, पुत्र देवदास गांधी, रामदास, मनीलाल और हरिलाल। गांधी जी के पुस्तक और पत्रिका, मैंने आपको पहले बोला सिर्फ 2 पुस्तकें हैं जिसमें मैं टिक मार देता हूँ, एक ये और एक ये। अफ्रीका में मेरे सत्याग्रह, दूसरा है सत्य के साथ मेरा किया गया प्रयोग, तीसरा यह है हंस। हिंद स्वराज जो है ना, ये किताब मैंने पढ़ा है। हिंद स्वराज जो है ये बाकायदा किताब नहीं है, ये पत्रों का जो लेटर होते हैं, चिट्ठियाँ लिखी गई है, इन चिट्ठियों को संग्रह करके एक किताब के रूप में छाप दिया। हिंद स्वराज, यंग इंडिया और हरिजन, ये सभी के सभी या तो पत्र हैं या पत्रिकाएं हैं जिनका वो संपादन करते थे। गांधी जी के आश्रम जो हैं 4 आश्रम हैं। पहला है फोनिक्स, 1903 में सेटअप किया गया। टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, यह मैंने लिखवाया 1911 में। ये वर्धा व सेवाग्राम इन गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है। 1916 में ये कहाँ पे सेटअप किया गया, ये महाराष्ट्र में है। और चौथा आश्रम जो है साबरमती आश्रम, ये 1930 में गांधी के द्वारा सेटअप किया गया। गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खेड़ा, अहमदाबाद, उसके बाद खिलाफत आंदोलन आएगा, मेरे से गलती से मैंने वहाँ लिख दिया। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये बिल्कुल ऑर्डर में मैंने आपको बोला, फिर मैं दोबारा बोलता हूँ। मैं चंपारण आंदोलन आएगा पहला, फिर खेड़ा का किसान आंदोलन, मैं एक आंदोलन समझाते चलूँगा। फिर आते हैं अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद चौथे नंबर पे आएगा खिलाफत आंदोलन, 5वें पे असहयोग आंदोलन, 6ठे पे नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च, 7वें पे सविनय अवज्ञा आंदोलन, 8वें पे जो होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन। ये आप उतार लीजिएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ठीक ना। तो फिर हम लोग शुरू करते हैं गांधी जी का पूरा। गांधी जी को क्या किया गया, गांधी जी को गोखले ने सुझाव दिया कि अब आप क्या करें, पूरे भारत का एक बार चक्कर लगा के आए, ब्रिटिश भारत का चक्कर लगा के आए, घूम के आए, ताकि आप भारत के बारे में जानें तो सही कि भारत आखिर आपका देश है क्या। भाई जो बंदा पूरे देश घूम लेगा ना, ईमानदारी की बात कर रहा हूँ मैं, देश घूम लिया, देश पढ़ लिया, वो मान के चलो यूपीएससी क्वालिफाई कर गया। भाई आदमी को किताब से ज़्यादा किसकी नॉलेज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल ज्ञान की होनी चाहिए।
जो भी बड़ा बड़ा विद्वान आदमी जो है ना, वो बहुत चारों तरफ घूमने वाला आदमी है, किताब पढ़ पढ़ के कहाँ। तो अगर केरल को जानना है तो केरल जाना पहले, किताब में क्या, किताब में तो छोटी बातें होंगी, किसी व्यक्ति ने लिखा है, लेकिन वास्तव में जो अपनी आंखों से देखोगे उसको अपनी मर्जी से लिखना वो अलग चीज़ होता है। तो गांधी जी सबसे पहले क्या किए, गोपाल कृष्ण गोखले की वो सलाह मानी और मानकर वो क्या किए, पूरे भारत का भ्रमण करने का निश्चय किया। तो सबसे पहले वो हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार से उनको वाराणसी निमंत्रण मिला। तो मैंने बोला कि वाराणसी में उनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो महात्मा गांधी हैं, क्योंकि भारत में उनको कोई जानता नहीं था। भाई कुछ दिन पहले तो भारत आए थे वो। गांधी को इसलिए बुलाया गया भारत में क्योंकि गांधी जो हैं वो अफ्रीका में उन्होंने 20 वर्षों तक एक महान आंदोलन संघर्ष किया। इस कारण गांधी को भारत में क्या किया गया, बुलाया गया। तो जैसे गांधी को बुलाया गया तो उस बीएचयू के क्यों बुलाया गया, कब बुलाया गया, वाराणसी में जब बीएचयू के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब उद्घाटन समारोह हो रहा था। कब, 3 फरवरी 1916 को, 3 फरवरी 1916 को गांधी जी बीएचयू का उद्घाटन हुआ और गांधी वहां पहुंच गए। गांधी जी जब वहां पहुंचे तो वहां पे सभी भद्रजन, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं ना जो इंग्लिश हिंदी में है, जो शायद आपको कठिन लगे। पहला है भद्रजन, मतलब राजा महाराजा, मानव प्रेमी, जिसे आप बोल सकते हैं इज्जतदार लोग, बड़े बड़े लोग जो हवाई जहाज में घूमते हैं और रथों में घूमते थे पहले के टाइम पे, मुकुट पहनने वाले अमीर लोग। गरीब आदमी, हम लोग गरीब आदमी हैं, वो लोग अमीर आदमी हैं। जैसे सैफ अली खान, वो सब क्या है, अमीर लोग हैं। करिश्मा कपूर के जो खानदान लोग हैं, अमिताभ बच्चन, ये सब कौन है, अमीर लोग हैं, गरीब लोग नहीं हैं। इन्होंने गरीबी इनके घर में फटकती नहीं है। ये लोग सभी अमीर, अत्यंत समाज के सबसे ऊंचे पद पे। कभी आपने देखा है कि सैफ अली खान थैला लेके सब्जी मंडी जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्यों जाएगा भाई? क्योंकि उसने कभी गरीबी नहीं देखी है। सचिन तेंदुलकर कभी देखा है कि थैला लेके जा रहा है वो सब्जी लाने के? नहीं, बिल्कुल नहीं। सलमान खान, वो तो किसान बनकर नाटक दिखा रहा है, वो नहीं, सब ड्रामेबाजी है ये। जो असली किसान है वो हमारा यूपी, बिहार, बंगाल, पूरा भारत जो है वो हमारा किसानों का देश, मजदूरों का है, किसानों का है। आप देखते होंगे। तो बीएचयू पहुंचे गांधी, 3 फरवरी 1916 को इसका उद्घाटन समारोह हुआ। गांधी को भी निमंत्रण दिया गया, गांधी को इनवाइट किया गया। गांधी को जैसे ही इनवाइट किया गया तो जितने बड़े बड़े नेता थे उन्होंने यही बोला कि हाँ जी, विश्वविद्यालय खुला, बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया, भाई साहब ताली बजाओ, ये करो वो करो। और मैंने आपको पहले ही बोला कि गांधी को इसलिए वहां पे निमंत्रण नहीं दिया गया कि वो महात्मा गांधी है। गांधी को इसलिए वहां पे बुलाया गया कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में जो अफ्रीका में उन्होंने अंग्रेजों की बैंड बजा दी, अंग्रेजों की हालत खराब कर दी। काहे के लिए? सिर्फ हिंसा के बल पे नहीं, अहिंसा के बल पे। इसलिए गांधी को एक सम्मानित नेता के रूप में वहां पे उनकी इज्जत की जाने लगी, उनको निमंत्रण दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। तो गांधी को वहां पे बुलाया। गांधी की सभी बड़े बड़े नेता जो हैं वो बोल लिए। गांधी की जैसी बोलने की बारी आई, अब गांधी जी क्या बोलते हैं वो महत्वपूर्ण है। वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको जानना आप भी ज्यादा जरूरी है। और यह घटना आज से 103 साल पहले की है। गांधी ने कहा, क्या कहा, अब सुनिएगा। ये सारी बातें ना आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में लिखी मिलेंगी। ये सब चीज़ आपको मिलेंगी। मैं तो आपको सिर्फ उसमें एडवांस तरीके से और विस्तार से आपकी व्याख्या कर रहा हूं। गांधी ने कहते हैं, निश्चय ही यह विश्वविद्यालय एक अत्यंत शानदार, निश्चय ही यह विश्वविद्यालय अत्यंत शानदार है, लेकिन इसमें कितने हजार लोग हैं? कुछ हजार लोग ही इस विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत लाखों करोड़ों गरीब, किसान, मजदूर, दलित, मुसलमान, मजदूर, समाज का सबसे महिलाएं, वो अभी भी समाज के मुख्य धारा में से वंचित हैं और वो अथाह गरीबी के मकड़जाल में फंसी हुई है, भयंकर गरीबी में है।
उनके पास शिक्षा का नहीं, भोजन का नहीं, कपड़े का अभाव है। और इन सभी अभाव के लिए जिम्मेवार कौन है? उन्होंने अंग्रेजों को नहीं, उन्होंने मुगलों को नहीं, उन्होंने यहाँ के भारतीय राजा जो हैं वो है जिम्मेवार हैं। बिल्कुल सही बोला उन्होंने, गांधी ने बिल्कुल सही बोला। और क्या बात करते हैं, जैसे आप ये बताइए कि क्या वो राजा महाराजा जो होता था, क्या उनके बच्चे अनपढ़ जाहिल गवार होते थे? नहीं होते थे। उनके बच्चे तो पढ़ते लिखते थे, लेकिन आम लोग तो उनको शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। आप विश्वास नहीं करोगे कि आज 2020 की बात आपको बता रहा हूं, आज 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शिक्षा का स्तर जो है वो 74% है। तो 10 वर्षों में क्या बढ़ गया होगा? 10 वर्षों में जब 2021 का जनगणना आएगा तो 2021 की जनगणना में अभी भी क्या होगा? 85%, 10% बढ़ गया होगा शिक्षा का स्तर। लेकिन आज भी भारत में 15% लोग अशिक्षित है ना भैया, तो बहुत बड़ी बात है ये। 100% शिक्षित अभी भी नहीं है। तो सोचिए कि उस समय हालत क्या रही होगी। तो 1950 की बात बताओ, 1950 में भारत में कुल 15% लोग शिक्षित थे, यानी कि 85% लोग उस समय भी क्या थे? अशिक्षित माने जाते थे। तो गांधी ने इसके लिए किसको जिम्मेवार माना? गांधी ने इसको भारतीय राजाओं का जिम्मेवार माना। और बिल्कुल सही बोला कि भाई जो शासन कर रहा है उसी की ड्यूटी होती है। भाई अकबर, बिरबल, तिरबल जितना भी है, इन लोगों ने क्या किया? इनके बच्चे तो पढ़ लिख कर आए, लेकिन क्या इन लोगों ने कोई एक आध यूनिवर्सिटी खोला, एक आध हॉस्पिटल खोला? जीटीबी हॉस्पिटल जो है कौन खोला? अकबर तो नहीं बनाया। ये सभी बातें आज़ादी के बाद बननी शुरू। जीटीबी हॉस्पिटल 1980 के दशक में बनने शुरू हुए। तो सोचिए उससे पहले जितनी भी घटना घट रही होंगी, लोग बीमार हो रहे होंगे, वो कहाँ पे जा रहे होंगे? मरने के सिवाय उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। कोई व्यक्ति उनके सामने, उनका प्रियजन, उनके आमजन जो है तड़प तड़प के मर रहा है, उसके पास वो सुविधाएं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हॉस्पिटल बनाए नहीं गए। बनाएगा कौन? सरकार। मैं थोड़ी ना हॉस्पिटल बनाऊंगा, आप थोड़ी ना बनाएंगे, ये तो सरकार की ड्यूटी है। स्कूल बनाना किसकी ड्यूटी है? सरकार की। हॉस्पिटल बनाना सरकार की ड्यूटी है। मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है। मैं तो उसमें पढ़ने जाऊंगा, ये तो मेरा ड्यूटी है कि मैं उसमें पढ़ने जाऊंगा। सरकार की ड्यूटी है उसमें स्कूल बनाए। तो बीएचयू तो निश्चय ही बहुत शानदार है, लेकिन आपने बहुत देर कर दिया, क्योंकि अभी भी लाखों करोड़ों भारतीय स्कूल नहीं जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार? तो जिम्मेवार जो है वहां का राजा है, जिसने वहां पे क्या किया? शासन किया, जिसने भारत पे शासन करना। और जैसे ही गांधी ने यह भाषण शुरू किया, गांधी ने कहा कि निश्चय यह विश्वविद्यालय अत्यंत शानदार है और यहां पे बैठे हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो अत्यंत बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ यह बात भी मैं जोड़ना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों भारतीय जो इस सुविधा से वंचित हो गए हैं, इस सुविधा से वंचित हो गए हैं, उनके पास शिक्षा, भोजन, कपड़े इत्यादि का कोई प्रबंध नहीं है। उसके लिए आप राजा और महाराजा जिम्मेवार हैं। जैसे ही गांधी ने क्या किया, वहां पे बैठे हुए जितने भी ऊंची जाति के और बड़े बड़े लोग थे, उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी। तो जब आलोचना करना शुरू कर दिया तो वो राजा महाराजा उठ के वहां से जाना शुरू कर दिया। इतने में पंडित मदन मोहन मालवीय जो हैं, उन्होंने गांधी जी वो उठ के खड़े हुए और गांधी जी से कहा, गांधी जी क्यों मेरे पेट पे लात मरवा रहे हो भैया? वो सब मेरा यजमान है और वही सब पैसा दिया है जिसके से ये विश्वविद्यालय बना। और गांधी जी का भाषण जो है पंडित जी ने क्या किया, वहीं पे रुकवा दिया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जैसे ही गांधी जी को क्या किया, वो आंदोलन रुकवा दिया, भाषण रुकवा दिया। गांधी वहां से फिर चलते हैं कहां पे? गांधी चलते हैं कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में वो रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती जो कॉलेज है वहाँ पे वो पहुँच गए। और वहाँ पहुँचने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन एक घटना घट गई। बनारस में घटना घटी कि उसी सभा में बिहार का एक स्थानीय किसान नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल, वो भी उपस्थित था। राजकुमार शुक्ल ने जैसे भाषण समाप्त हुआ और भाषण समाप्त होने के बाद बीएचयू में गांधी जी को निमंत्रण दिया और कहता है, गांधी जी एक बार आप क्या कीजिए,
चंपारण आई है। और चंपारण आने के बाद आप क्या कीजिए, वहाँ पर देखिएगा कि वहाँ पर किसानों की हालत क्या है, और गांधी जी को उसने निमंत्रण दिया। पर गांधी ने सोचा कि ये अरागर आदमी है, हमें क्या मतलब है। गांधी ने राजकुमार शुक्ला के उस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, ठीक ना। क्या किया, अस्वीकार कर दिया और चले गए। वहाँ से चले गए कहाँ, कलकत्ता। कलकत्ता में किसके पास, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उसकी स्थापना की थी, वहाँ पे वो चले गए। अब जाने के बाद यहाँ से क्या होता है, राजकुमार शुक्ला भी उनके पीछे पीछे कलकत्ता पहुँच गए। राजकुमार शुक्ला जैसे उनके पीछे, उनके साथ वो कलकत्ता पहुँच गए, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कलकत्ता पहुँचने के बाद राजकुमार शुक्ल जो हैं वो अब रविंद्रनाथ टैगोर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप गांधी को कहें कि वो चंपारण जाएं। कौन रिक्वेस्ट करते हैं, ये राजकुमार शुक्ला किनसे, रविंद्रनाथ टैगोर से रिक्वेस्ट करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप गांधी को कहिए कि वो कहाँ जाएं, वो चंपारण जाएं। चंपारण में किसानों की क्या समस्या है, उस समस्या को आप देखें। तब रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया, गांधी को सलाह दिया, सुझाव दिया कि आप चंपारण जाइए, आज चंपारण जाकर देखिए क्या होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर गांधी क्या करते हैं, चंपारण जाने का निश्चय करते हैं। और यहाँ से फिर क्या होता है, गांधी के सभी आंदोलन की अब शुरुआत होती है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब गांधी के सभी आंदोलन की अब मैं अध्ययन करूँगा, चर्चा करूँगा, ठीक ना। इस क्लास में मैं चंपारण आंदोलन पढ़ाऊँगा और अगले क्लास में जो है खेड़ा, अहमदाबाद और ये सभी आंदोलन की मैं चर्चा रिस्पेक्टिवली करूँगा, ठीक ना। तो इस क्लास में सिर्फ मैं चंपारण आंदोलन का ही विस्तार से इसकी व्याख्या करूँगा, ठीक ना। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, चंपारण आंदोलन। चंपारण, चलते हम लोग चंपारण घूम के आते हैं। देखो यार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल, जो गंगा और यमुना के जो समतल मैदान है ना, गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये जो समतल मैदान है ना, ये समतल मैदान विश्व का सबसे विकसित मैदानों में से एक माना जाता है। क्या मैंने बोला, विश्व का सबसे विकसित मैदानों में से एक मानी जाती है। तो गांधी से पहले हम लोग चंपारण चलते हैं। तो यहाँ विकसित इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और बिहार में और यूपी में जमीन को ना नापने के लिए बीघा, एक बीघा बीघा शब्द का प्रयोग होता है। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा। तो 1 बीघा जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा हो गया। तो 1 बीघा को और छोटे छोटे भाग में अगर तोड़ेंगे तो 1 बीघा इक्वल टू 20 कट्ठा। कितना कट्ठा, 20 कट्ठा। तो पहले हम चंपारण की वस्तु स्थिति देख लें क्या होता है चंपारण में। तो वहां पे 1 बीघा बराबर 20 कट्ठा होता है, आपने देखा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सरकार जो है उसने एक आदेश दिया। आदेश ये दिया स्टूडेंट्स कि जितने भी किसान हैं वो सभी किसान, जितने भी किसान हैं वो सभी किसान, जो 20 कट्ठे का जो है टुकड़ा है ना, इसमें से कम 3 कट्ठे में, कितने कट्ठे में, 3 कट्ठे में नील की खेती उत्पादन करें। किसकी, इंडिगो, नील का उत्पादन करें। जब नील का उत्पादन करेंगे तो चलो भाई नील का उत्पादन करें। और नील की सबसे बुरी बात यह होती है कि 2 फसल के बाद इसकी मिट्टी बंजर हो जाती है, अनुपजाऊ हो जाती है, उसका कोई उपयोग फिर दोबारा नहीं होता है। तो भाई किसानों के साथ समस्या थी।
तो अंग्रेजों ने क्या किया, ये तो बोल दिया भाई कि भाई इतना करो, 3 कट्ठे में नील का उत्पादन करना पड़ेगा आपको। किसान यहां तक भी सहमत हो गए। तो मान के चलो कि अगर नील का लागत जो है और 100 रुपये है, किसान की लागत 100 रुपये है 1 किलो का पर केजी, तो कम से कम भैया किसान को 110 रुपये तो दोगे पर केजी का, ताकि उसको 10 रुपये का मुनाफा हो कम से कम गरीब आदमी को, तब फिर भी तो अगले बार वो उत्पादन करेगा 10 रुपये पर केजी। तो लेकिन सरकार कहती है तो ये मूल्य तय कौन करता है? सरकार करती है। इसे MSP कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहा जाता है। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने कहा, ऐसे डांटते हुए कहा कि तुम्हारी लागत कितनी है? बोला सर 100 रुपये। बोला नहीं, मैं तुम्हें 75 रुपये दूंगा। मैं क्या करूंगा? 75 रुपये दूंगा। और देगा तो किसान क्या करेगा? कभी उत्पादन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। तो किसान को तो 25 रुपये घाटा हो रहा है। और शर्त यह भी है कि जो नील है ना, वो किसी प्राइवेट को नहीं बेच सकते, सिर्फ सरकार को ही बेच सकते। ये और बड़ी समस्या। तो किसानों के पास क्या होगा ऑप्शन? वो धरना देगा, वो प्रदर्शन करेगा, वो सरकार का विरोध करेगा। जब सरकार का विरोध करे तो बदले में क्या मिल रहा है उसको? लाठी। सरकार ने, पुलिस ने क्या किया? उन किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कुछ किसानों को लाठीचार्ज से घायल हो गए और कुछ की मौत हो गई। तो इसलिए ना इसको चंपारण आंदोलन नहीं कहते हैं, इसको 3 कठिया आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 3 कठिया आंदोलन इसे कही जाती है। ठीक ना? तो हम लोग शुरू करते हैं 3 कठिया आंदोलन। कोई दिक्कत नहीं था किसी को? इसको 3 कठिया आंदोलन इसे कहा जाता है। अब इसमें आप लिखिएगा कि यह आंदोलन मार्च 1917 में शुरू किया गया। जो इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो नेता थे, इस आंदोलन को शुरू करने वाले जो नेता थे, जो बिहार के स्थानीय नेता जैसे डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर कृष्ण सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी, ब्रज किशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ससुर हैं ब्रज किशोर प्रसाद। 7वां आचार्य JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी और राजकुमार शुक्ल। ये सभी नेता जो हैं, इन्होंने क्या किया? इस आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें उनकी 2 मांगे थी। किसानों की कितनी मांगे थी? 2 मांगे थी। पहली मांग, किसानों की 2 मांगे कौन सी हैं? पहली मांग जो थी किसानों की, वो ये है कि किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ है ना, उसमें आप लिखिएगा, किसानों पर हुए लाठीचार्ज का खुली अदालत में उसका निष्पक्ष जांच करवाना और जो दोषी व्यक्ति हैं उन दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलवाना। जो दोषी व्यक्ति हैं उन दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलवाना और मुकदमा चलवाकर उसे खुली अदालत में उसे दंड दिलाना। ये पहली बात थी। दूसरी मांग ये थी कि किसानों के कर माफ किए जाएं,
और उनके कर्जे माफ़ किए जाएं। 2 मामूली सी मांगे थी। ये आंदोलन ऑलरेडी मार्च 1917 में शुरू कर दिया गया था। ये सभी नेता बड़े बड़े विद्वान नेता हैं लोग, ये शामिल हुए। क्या हुआ, 22 अप्रैल 1917 को गांधी इस आंदोलन से जुड़ गए। ध्यान रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल 1917 को गांधी चंपारण पहुंचे और गांधी इस आंदोलन से जुड़ गए और गांधी ने वहां पे धरना प्रदर्शन दे दिया। तो स्थानीय जो प्रशासन है उसने गांधी जी को कहा कि आप यहां से चले जाइए, नहीं तो आपको बहुत नुकसान होगा, आप यहां से चले जाइए। तो पर गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और गांधी कहते हैं कि मैं तो यहाँ पे किसानों की मांग यहाँ पे मानना आवश्यक है। तो स्थानीय प्रशासन जो जिला अधिकारी है वो जब 1 सप्ताह तक गांधी जी को कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, गांधी जी जाने से इनकार कर दिए, तब उन्होंने क्या किया, लगातार धरना प्रदर्शन होता गया। होने के बाद अंततः 1 सप्ताह के बाद गांधी की यह दोनों मांगे मान ली गई। गांधी बोले ये तो किसानों की वो दोनों मांगे मान ली गई और गांधी ने क्या किया, उसको गांधी की जो पहली मांग थी, यानी किसानों की जो पहली मांग थी कि किसानों पर हुए लाठीचार्ज का, जो लाठीचार्ज पिछले महीने हुआ था, उन लाठीचार्ज का, जिन्होंने लाठीचार्ज का आदेश दिया उसका जांच करवाना, निष्पक्ष जांच करवाना और उन अपराधियों को जिन्होंने लाठीचार्ज किया, उन अपराधियों को खुली अदालत में उन पर मुकदमा चलवाना, जिससे उन अपराधियों को दंड मिले ताकि वो किसानों पर दोबारा लाठीचार्ज ना कर सकें। ये पहली घटना घटी, पहली मांग थी। दूसरी मांग ये थी कि गांधी जी किसानों को उनके कर और कर्ज माफ करवाने पे अड़े हुए थे, क्योंकि बेचारे के पास उनका फसल चौपट हो गया था। ये दोनों मांगे गांधी की मान ली गई और एक जांच आयोग का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे। 7 सदस्यों के आयोग का एक गठन किया गया और उस आयोग में खुद गांधी भी शामिल थे, जिसमें से 4 भारतीय थे और 4 ब्रिटिश अफसर थे और 3 भारतीय थे। 7 लोग, जिसमें से गांधी खुद भी शामिल थे। ये ध्यान रखना, गांधी खुद भी शामिल थे। गांधी ने क्या किया, उस जो जांच कमेटी बनी, उस जांच कमेटी के सदस्य बने और इस प्रकार जो है गांधी चंपारण आंदोलन को क्या किया, उन्होंने सक्सेस किया। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे गांधी ये आंदोलन सफल हुआ, इसके तुरंत बाद टैगोर ने क्या किया, उन्हें एक उपाधि प्रदान किया। उपाधि का नाम है महात्मा। उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। किसको? गांधी को। उसके बाद क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जैसी ये आंदोलन सक्सेस हुआ तो अब आप देखेंगे गांधी के 3 आंदोलन। तो पहला आंदोलन क्या है, चंपारण आंदोलन। दूसरा आंदोलन क्या है, खेड़ा का किसान आंदोलन। और तीसरा है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो कोई भी व्यक्ति अगर उसको पूछता कौन है, ये देश किसका है, मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, जमींदारों का। आपने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह कोई मामूली आदमी तो है नहीं, और विश्वास करना, चौधरी चरण सिंह नहीं होते ना तो आज मेरे घर में और आपके घर में हम लोग भूखे मरते। तो वो जबकि भारत के प्रधानमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो आदमी जो है ऐसा है, वो जमीन पर सोने वाला आदमी है। क्यों? बोला मैं किसान आदमी हूँ। किसान जो है वो पलंग पे गद्दे पे नहीं सोएगा, वो कहाँ सोएगा, खेतों में सोएगा, जमीन पे सोएगा। तो और उनके वजह से ही किसानों का, लाखों करोड़ों किसानों का जीवन उद्धार करने में चौधरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो तभी तो उनको किसान नेता माना जाता है, किसानों के नेता। तो कभी भी नेता बनने का सबसे अच्छा उपाय क्या है कि वो मजदूरों की बात करे, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये देश किसका है, मजदूरों का है, गरीबों का है, मजदूरों का है। तो गांधी ने क्या किया, सबसे पहले गरीब किसानों की बात करी चंपारण में। तो चंपारण उनकी कर्मभूमि मानी जाती है। और दूसरा जो है, उन्होंने ठीक इस अगले आंदोलन को, खेड़ा के आंदोलन को मैं अगले क्लास में आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या किया। खेड़ा आंदोलन को, वो भी किसान का आंदोलन था, मूंगफली उत्पादन करने वाले किसानों का था।
और तीसरा उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद मिल मजदूरों का। तो लगातार 3 ऐसे आंदोलन जो मजदूरों और किसानों का था। गांधी रातों रात एक हीरो के रूप में उनकी प्रसिद्धि हो गई और रातों रात उनको पूरे भारत में उनको सम्मान किया जाने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि गांधी एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर कर आए। उसके बाद उन्होंने जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत की और असहयोग आंदोलन की इतनी ज़बरदस्त सफलता मिली कि गांधी को खुद विश्वास नहीं हो पाया। और भारतीय इतिहास में असहयोग आंदोलन इतना इंपॉर्टेंट मान लिया जाता है कि पहला ऐसा आंदोलन भारत में कि क्योंकि चंपारण का आंदोलन क्या था, एक चंपारण बिहार में सिमट कर रह गया, अहमदाबाद में सिमट कर रह गया और खेड़ा का किसान आंदोलन खेड़ा में सिमट कर रह गया। लेकिन असहयोग आंदोलन ऐसा आंदोलन कि पूरे भारत में एक साथ फैल गया। जब पूरे भारत में एक साथ फैला, पूरे भारत के लोग एक साथ आकर खड़े हो गए, उनमें ये एहसास हुआ कि हाँ, मैं भी आम आदमी हूँ और मैं भी सरकार के विरुद्ध खड़ा हो सकता हूँ। तो ये सब किसी की अगर देन है, उससे किसकी देन है, वो महात्मा गांधी की देन है। तो मैंने आज आपको क्या किया, गांधी का पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझा दिया गांधी की वो सभी बातें, और इस लेक्चर में मैंने आपको क्या किया, गांधी जी की चंपारण आंदोलन को समझाया, भारत में आगमन का पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया। और अगले क्लास में जो है वो मैं आपको क्या करूँगा, मैं खेड़ा का किसान आंदोलन आपको समझाना शुरू करूँगा। धन्यवाद।